हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने हर एक चीज़ को पीपीटी फॉर्म में बनाने की कोशिश की है और हर एक चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश की है जो कि पूरे यूट्यूब पर किसी और वीडियो में नहीं बताया गया होगा। तो आपको केवल एक ही वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी यहाँ से तसल्लीपूर्वक मिलेगी। बस शर्त यह है कि आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। हर एक चीज़ आपको यहाँ बताई जाएगी और कहीं से कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। हर एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिलेगी, चाहे वो फिजिकल स्टैंडर्ड हो। अगर आप सीबीआई की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपको फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। आपकी कुछ हाइट, चेस्ट, ये चीज़ें मांगी जाती है जो किसी और वीडियो में नहीं बताई गई होगी, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा और हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। हर एक पोस्ट के बारे में, हर एक उस चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो एप्लीकेशन है आपकी जो बिगिन हो चुकी है 24 जून 2024 से, जो कि 25 जुलाई 2024 तक चलेगी। 24 जुलाई 2024 तक चलेगी, लेकिन उसकी जो फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 25 जुलाई 2024 है। अगर आपके फॉर्म में मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो 10 से 11 अगस्त के बीच में आप उसको ठीक कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें टियर 1 एग्जामिनेशन की, तो सितंबर अक्टूबर 2024 में आपका एग्जामिनेशन कराने की कोशिश करेगा। जैसे कि सीएचएसएल में भी ये जुलाई अगस्त की बात कर रहा था, लेकिन इसने जुलाई में करा दिया। तो हो सकता है दोस्तों ये जो सितंबर अक्टूबर में लगभग 20 सितंबर के आसपास आपके जो एग्जामिनेशन है वो देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन हो सकता है कुछ भी 1 सितंबर से हो सकता है, 1 अक्टूबर से हो सकता है, या फिर एनीथिंग मे बी। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि आपका टियर 2 एग्जामिनेशन कब होगा। तो टियर 2 एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में कहने की बात की है, लेकिन अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन आपके अक्टूबर 2024 के लास्ट तक चलते हैं तो ये जो टियर 2 एग्जामिनेशन है वो जनवरी 2025 में भी हो सकता है। बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके लिए 100 रुपये फ़ीस यहाँ से रखी गई है। एसटी एससी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 0 फीस रखी गई है, और जो वीमेन हैं, लड़कियां हैं जो इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहती हैं, उनके लिए भी यहाँ से 0 कॉस्ट रखी गई हैं। मान लीजिए आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन में दोस्तों 200 रुपये आपकी फ़र्स्ट टाइम अगर करेक्ट करते हैं कुछ, अगर मान लीजिए फिर से कुछ मिस्टेक रह जाती है और फिर से आपको करेक्शन करना होगा तो फिर से आपको 500 रुपये आपको यहाँ से पे करने होंगे। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। फ़ीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई फ़ीस, या फिर एनीथिंग मे बी दैट यू कैन यूज़। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी जो एज क्वालिफ़िकेशन है या एज एलिजिबिलिटी है वो कितनी रखी गई है। तो एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल नोटिफिकेशन 2024 में जो एज लिमिट रखी गई है वो 1 अगस्त 2024 से मान्य होगी। और 1 अगस्त 2024 से आप 18 साल से 27 से 32 साल के बीच में होने चाहिए। ये 27 से 32 इसलिए है क्योंकि कुछ पोस्ट में 27 साल होती है मैक्सिमम एज, और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें 32 एज आपकी लास्ट होती है। अब देख लेते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन जो होगा वो एसएससी सीजीएल के जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया गया है उसके हिसाब से होगा। नोटिफिकेशन में आपको यही स्लाइड्स में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ आपकी लेवल की जॉब हैं। पे लेवल 7 की जॉब है, इसमें 44,900 से 1,42,400 तक की आपकी सैलरी इसमें देखने को मिलती है। और ये सैलरी देखिए, फर्स्ट जो कॉलम है वो सीरियल नंबर का है, सेकंड जो है नेम ऑफ पोस्ट है, मतलब अगर आप किसी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं तब आप क्या कहलाते हैं। जैसे कि आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो सकते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, और ये ग्रुप बी लेवल की जॉब है, और उसके लिए जो एज लिमिट है वो 20 to 30 ईयर रखी गई है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप देख सकते हैं कि आपको किस चीज़ की तैयारी अच्छे से करनी है। देखिए, यहाँ जो ऊपर तक का है ये 15 पॉइंट तक पे लेवल 7 की है। अच्छा, फिर बात करते हैं पे लेवल 6 की। तो यहाँ 35,400 से 1,12,400 तक की आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। और ये भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अच्छा रिसर्च असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, एनआईए में सब इंस्पेक्टर होता है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर में, तो यहाँ से आप ये बन सकते हैं। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो सकता है, ग्रेड बी की जो जॉब है बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, जिसकी कट ऑफ भी सबसे हाई 2023 में गई थी। पे लेवल 5 की ये कुछ जॉब्स हैं, ऑडिटर, ये जो सीएजी के अंदर आते हैं। पे लेवल 4 की ये जॉब है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, इस बार जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो ssc.nic.in से नहीं, ssc.government.in यानी कि ssc.gov.in से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो एज लिमिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30 और 18 से 32 ये कुछ रखी गई हैं। मान लीजिए मैं आपको फर्स्ट वाला पैराग्राफ दिखाता हूँ, फर्स्ट वाला पॉइंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 18 to 27 ईयर, तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1997, मतलब कि वो 2 अगस्त 1997 से पहले ना जन्मा हो और 1 अगस्त 2006 के बाद में ना जन्मा हो। मतलब आपकी 1 अगस्त 2024 को अगर आपकी 18 साल एज हो जाती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर 1 अगस्त 2024 को आपकी 27 साल एज हो जाती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 अगस्त 2024 को 28 साल के हो सकते हैं, तो जिन भी पोस्ट की एज लिमिट 18 to 27 ईयर है, उस पोस्ट को आप फिल नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? बाकी सभी पोस्ट के लिए भी ऐसे ही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, तो बात कर लेते हैं हम। एसएससी सीजीएल होता क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है एसएससी के अंडर। और एसएससी होती है दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न जॉब प्रदान करने की कोशिश करती है। तो देखिए, जो एसएससी सीजीएल में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। अच्छा, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए इसमें आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा जिसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, मतलब इसी के हिसाब पे आपकी इसमें ज्वाइनिंग होगी। अब बात कर लेते हैं कि ये तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इस बार मतलब 2000 ये जो जब से इसका पैटर्न चेंज हुआ है तब से इंटरव्यू नहीं होता है, नहीं तो पहले इंटरव्यू भी होता था। अब बात करते हैं, देखें आप यहाँ से देख सकते हैं जो टीयर 1 एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरीके से है कि 4 सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाए हैं 4 सब्जेक्ट, वो 4 सब्जेक्ट होंगे। हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स से होंगे। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और अगर टाइम अलाउड की बात करें तो 1 आवर का कंपोजिट टाइम मिलेगा, और 1 आवर 20 मिनट उन कैंडिडेट के लिए होंगे जो कहीं से भी डिसेबल्ड होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड होंगे। अब बात करते हैं, देखिए जो नीचे 13.7.1 है, ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, इसमें टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और आप इसकी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही मोड में आप पेपर दे सकते हैं, और ये मोड आप वहीं पर जब आप टेस्ट देने जाएंगे कंप्यूटर पर तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 13.7.2 में अब ये बात बताई गई है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर सही मार्क्स में से कट कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है 0.50 मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि 2 का 1/4 होता है दोस्तों 0.50। अब बात करते हैं, देखिए जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, इसमें ना सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होता है। जो इसमें पेपर 1 है, पेपर 2 उसके लिए होगा जो जेएसओ बनना चाहता है। लेकिन हम बात करते हैं अदर पोस्ट के लिए, तो अदर पोस्ट के लिए केवल आपको ये वाला पेपर देना होगा, पेपर 1। पेपर 1 सभी के लिए मैंडेटरी हैं, जो जेएसओ बनेगा उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंडेटरी हैं। बात करें अगर इसकी, तो देखिए पेपर 1 में आपके 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन के 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। और मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस हैं। 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स के होंगे, और 1 आवर इसमें कंपोजिट टाइम होगा। जो वेटेज है 23% और 23% है, मतलब अगर आपके 23% से कम मार्क्स आते हैं तो आपकी कॉपी इसमें चेक नहीं होगी, और इसके लिए आप अपने इसमें नोटिफिकेशन में पहले से ही दिया गया है। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे 135 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, और 1 आवर इसके लिए आपको सेक्शन 2 के लिए मिलेगा। फिर बात करते हैं जो सेक्शन 3 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों। कंप्यूटर में आपका 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का 15 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। और आपका डाटा एंट्री टेस्ट होगा दोस्तों, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। 1 डाटा एंट्री टास्क आपको मिलेगा 15 मिनट में, जो आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। बात करें अगर आपको जेएसओ बनना है तो जेएसओ के लिए पेपर 2 भी अनिवार्य है। उसमें आपके स्टैटिस्टिक के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 आवर इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए। अच्छा, यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं जो मैंने वहाँ से बताने की कोशिश की थी कि टीयर 2 जो होगा विल इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 तो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, लेकिन पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी।
इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो टीयर सेकंड है वो जेएसओ के लिए है, तो उसको आपने यहाँ से करना होगा। अगर बात करें सिलेबस की, तो देखिए दोस्तों सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस पहले की तरह ही है, सिलेबस वही सेम है। ये टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस के लिए, लेकिन यही मेंस के लिए हो जाता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं देखा जाता। जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस दोस्तों ये रहा। बात करें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की, तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का सिलेबस ये रहा। अच्छा, अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जामिनेशन की। तो दोस्तों टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में आपको नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वही है पहले की तरह अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो आपके टीयर 1 में भी आते हैं, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग का भी वही सिलेबस है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 1 में जो सेक्शन सेकंड है उसका जो पेपर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें ये सिलेबस है। और ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये कंप्यूटर का सिलेबस है। कंप्यूटर में मतलब अगर आपने CCC भी की हुई है तो भी आप इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। पेपर सेकंड जो है स्टैटिस्टिक का है, उसके सिलेबस ये रहा है, जेएसओ के लिए है। मतलब ये चीज़ें आपसे आनी चाहिए कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये अकाउंट वाले बच्चे जानते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये क्या है। तो देखिए 15.7 पॉइंट कहता है प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अच्छा, इसमें ना बहुत दोस्तों मैं इन दोनों ही पॉइंट को कंबाइन करके बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस बाद में करनी होती थी, लेकिन इस बार आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहीं से करनी होगी। मतलब आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी करनी होगी। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं करते हैं, अगर आप रैंक 1 भी ले आते हैं तो भी आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन नहीं करते हैं। मतलब आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ से करनी होगी। चलिए, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ये चीज़ें आपको जाननी भी चाहिए। मतलब इस बार जो चेंज हुआ है वो यही है कि आपको ऑनलाइन ही, आपको जब अपनी एप्लीकेशन को फिल कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, तभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। और पोस्ट प्रेफरेंस बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से, अगर आपने मान लीजिए CBI का डाल दिया है फॉर्म कि भाई मैं CBI बनना चाहता हूँ, CBI में ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन आप CBI की फिजिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते हैं, तो भी आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। इस चीज़ के लिए बारे में ध्यान रखना। तो देखिए, वाइल गिविंग प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट डिपार्टमेंट ऑनलाइन द कैंडिडेट मे मोर नोट द फॉलोइंग पोस्ट। ये कुछ पोस्ट हैं जिनमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड माना जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बारे ये रहा। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हो सकता है, एग्जामिनर हो सकता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो सकता है, या फिर सब इंस्पेक्टर होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। तो 157.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए, 81 सेंटीमीटर चाहिए आपकी चेस्ट, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि फुलाव होने के बाद 86 सेंटीमीटर तक हो जानी चाहिए। 81 सेंटीमीटर से ज़्यादा चेस्ट है तो भी चल जाएगी, लेकिन 81 सेंटीमीटर से कम चेस्ट नहीं होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जो हाइट रिलैक्सेशन है वो 5 सेंटीमीटर का है, जो कि आपके गढ़वाली हैं, असम हैं, गोरखास हैं, और जो ST कैंडिडेट्स हैं। फिजिकल टेस्ट क्या है दोस्तों, 1600 मीटर आपको 15 मिनट में चलना होगा, और 8 किलोमीटर आपको 30 मिनट में साइकिल चलानी होगी। लेकिन अगर आप बात करें सब इंस्पेक्टर के, जो कि CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के लिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको साइकिलिंग नहीं करनी होगी, केवल आपको 1600 मीटर 15 मिनट में चलना होगा। बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए 152 सेंटीमीटर हाइट उसकी कंपलसरी होनी चाहिए, 48 किलोग्राम उसका वेट होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर और 2 किलोग्राम वेट का रिलैक्सेशन यहाँ से मिल सकता है। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में उसको चलना होगा किसी भी लड़की को, और 3 किलोमीटर 25 मिनट में उसको साइकिल चलानी होगी। लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं CBN में तो आपको साइकिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नोट क्या है देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर पर्सन विद द डिसेबिलिटीज विल हैव टू मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट, चेस्ट एंड वेट एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द रिलेवेंट पोस्ट। हाउएवर फॉर द ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट द फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल टेस्ट इज अलाउड। तो देखिए, जो टेस्ट है वॉकिंग शैल नॉट बी इंस्टेड इन केस ऑफ। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा
कि ये जो क्या बोला गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जिस पर्सन में डिसेबिलिटीज़ हैं, विल हैव टू मीट, उसको फेस करना होगा, उसको मिलना होगा फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि हाइट, चेस्ट और वेट है, इन चीज़ों को रिलेवेंट पोस्ट के लिए उसको क्वालिफाई करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर आप CBI में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो देखिए आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। औरत की कोई भी लड़की है तो वो लड़की के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन होने के लिए, जिसके लिए मैंने पहले बताया था। चेस्ट 76 सेंटीमीटर हो जाएगी तो चल जाएगा, और विज़न जो है वो 6/6 होनी चाहिए और 6/9। अच्छा, ये देख लीजिएगा आप, जब डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिएगा। ये फिजिकल स्टैंडर्ड है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जब आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए करते हैं। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 165 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए नोट जो क्या है कि हाइट रिलैक्सेबल फॉर हिल्स मैन, जैसे कि हिल्स जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लड़के हैं उनके लिए हाइट सेंटीमीटर जो हाइट है उसके रिलैक्सेशन है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप, इसके लिए भी 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। चेस्ट दोस्तों यही है कि 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, 5 सेंटीमीटर का आपको उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए। आई साइट देख लीजिए। अच्छा, नोट देख लेते हैं क्या है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक श्योर बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट दैट द फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द कैटेगरी द फिजिकल मेजरमेंट इंक्लूडिंग विजन टेस्ट for the candidate will be conducted by the concerned indenting department and only those candidate who fill the specified physical measurement will be eligible for the respective post. No request from the candidate for allotting to any other service category of post। मतलब दोस्तों आपने जिसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, जिसके लिए आप करना चाहते हैं, अगर आप उस पोस्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको कोई और पोस्ट भी नहीं मिलेगी, आपको फिर नेक्स्ट टाइम ही तैयारी करनी पड़ेगी। यही ये कहना चाहता था। अच्छा, ये 2023 की कट ऑफ है। फर्स्ट जो कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम है आपका AA की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है। अच्छा, बात करें अगर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO की, तो JSO की पोस्ट की दोस्तों कट ऑफ ये रही। जूनियर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड B की जो आपकी पोस्ट है उसकी कट ऑफ ये रही। और बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, या फिर बात करें इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, तो उसके लिए जो फोर्थ कॉलम है कि जनरल के लिए 150 मार्क्स, EWS के 143 मार्क्स, OBC कैंडिडेट के लिए 145 मार्क्स पर प्रीलिम्स की कट ऑफ लगी थी। ये 2023 से 2019 से 2024 तक मेंस की कट ऑफ यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि 700 से 628 पे पहले लग रही थी। अच्छा, बात करते हैं 2022 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो 390 में से 291.8 पे मेरिट लगी थी। 2023 में 390 से 308 पे मेरिट लगी थी और 2024 में 390 में से 320 पर मेरिट दोस्तों यहाँ से लगी थी। अच्छा, अगर आपको पोस्ट आपको CGL में सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, डोंट डू दिस थिंग्स। आपको ये चीज़ें छोड़नी होंगी 3 महीनों के लिए तो कंपलसरी है, अगर आपको अक्टूबर में पेपर होता है, वरना 2.5 महीने तो आपको ये चीज़ें छोड़नी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इसी बार। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो देखिए आप अब यूट्यूब पे इधर उधर सब्जेक्ट के, एक ही सब्जेक्ट के कई टीचर मत पकड़िए, जिससे आपने पढ़ा हुआ है वही अच्छा टीचर होगा तो उससे ही रिवाइज कर लीजिए, वरना आप अपने जो कंसेप्ट अगर मान लीजिए उसने पूरा कोर्स नहीं करा तभी आप दूसरे टीचर को पकड़िए। ज़्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक मत चलाइए, कुछ नहीं होने का रील देखने के बाद। रील देखने से अपना जो वेट आ तो आपने नोटिफिकेशन के लिए कर ही लिया है, लेकिन अब आप अपना टाइम को वेस्ट मत कीजिए। बात करते हैं सिलेक्शन में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कैसे रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, ये तीनों ही चीज़ें रखनी होंगी और इन्हीं तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है दोस्तों डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन ज़रूर रहना होगा, आपको सब्जेक्ट अपने कवर करने होंगे, सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज़ नीडेड एंड टाइमली रिवाइज कंसेप्ट, आपको अपने जो कंसेप्ट हैं उसको टाइमली रिवाइज करने होंगे। हालांकि जैसे कि मैथ के जो कंसेप्ट हैं वो कुछ दिनों के गैप के बाद भूल जाते हैं, तो उनको आपको टाइमली रिवाइज करना होगा और मॉक टेस्ट तो दोस्तों आपको लगाने ही लगाने हैं। बात करें अगर आपकी प्रमोशन की, तो देखिए अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो यहाँ से आप जॉइंट कमिश्नर तक यहाँ से आप जा सकते हैं प्रमोशन होते होते।
तो देखिए कितना सुनहरा मौका है कि मतलब आपको सीजीएल से इतने बड़े बड़े लेवल की जॉब आपको यहाँ से मिल सकती है। बस मेहनत कीजिए दोस्तों। सैलरी स्लिप की बात करूँ तो देखिए असिस्टेंट चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर की ये जो सैलरी स्लिप है कस्टम में, और ये कोची की सैलरी स्लिप है, मतलब उसकी जो पोस्टिंग थी वो कोची में थी, और ये अक्टूबर 2023 की सैलरी स्लिप है। 78,892 रुपये इसमें उसकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी यही थी दोस्तों, ये फर्स्ट सैलरी स्लिप है। अच्छा, इसमें डिडक्शन हुआ था 6,576 का, और उसको जो इन हैंड सैलरी मिली थी वो 72,096 रुपये मिली थी। अच्छा, ये डिडक्शन होता है, यही जो पैसा होता है 6,576, ये हर महीने जुड़ता रहेगा, और आपको एक टाइम में रिटायरमेंट के बाद आपको ये एक बड़ा फंड मिल जाता है। अच्छा, यही चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो दोस्तों मैथमेटिक्स को 20 मिनट दीजिए, रीजनिंग को 18 मिनट दीजिए, इंग्लिश को 12 मिनट दीजिए, और जीएस को दीजिए 10 मिनट। इस तरीके से आपको हर करना है। लेकिन अगर जब भी आप किसी भी मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो मेरा कहना है कि आप शुरू के 1 मिनट, अगर आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो शुरू का 1 मिनट लगाइए दोस्तों उस पूरे ही मॉक टेस्ट को एनालाइज करने में, उस पूरे मॉक टेस्ट को या उस पेपर को एनालाइज करने में कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा देखना है, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें आपको 1 मिनट में देख लेनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी मेरी समझ में आई होगी। अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, अपना मतलब उसको बार बार रिवाइज़ करते रहिए। और मॉक टेस्ट के बारे में मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले सेक्शनल मॉक्स लगाइए, जिससे आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट होगी। फुल मॉक लगाइए, एनालाइज कीजिए, मेंस को बाद के लिए मत छोड़िए, मेंस को भी अभी साथ के साथ लगाते चलिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एसएससी जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये ना ये जो कुछ पोस्ट है मैंने नीचे दिखाने की कोशिश की है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जीएई, स्टेनोग्राफर, इन सभी की पोस्ट एसएससी ही निकालती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी फालतू की बकवास मैंने इस वीडियो में कहीं भी नहीं की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, और एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें।